10th आप लोगों का आज इंग्लिश का लेक्चर है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर स्किप हो गए। यूनिट 1 में से स्किप हुआ है ऑन विंग्स ऑफ करेज, और यूनिट 2 में से स्किप किया है उन्हें साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। यूनिट 3 में से स्किप हुआ है द विल टू विन, एंड यूनिट 4 में से स्किप किया है अ थिंग्स ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एंड लास्ट द गिफ्ट ऑफ मागी। तो ये गिफ्ट ऑफ द मागी हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था। तो आपके टोटल हर एक यूनिट में से एक एक चैप्टर स्किप कर दिए, और लास्ट यूनिट में से 2 चैप्टर 4.1 एंड 4.6 स्किप किया हुआ है। तो ये जो चैप्टर स्किप हुए हैं ना, उसका भी राइटिंग स्किल और ग्रामर तो आ ही सकता है, और अगर अनसीन पैसेज में आया तो इसमें से कोई भी पैसेज डाल सकते हैं। तो चैप्टर सेल्फ रीडिंग में डाला हुआ है, तो वन टाइम प्लीज़ रीड कर लेना। इसका ग्रामर और राइटिंग स्किल तो मैं करवाने ही वाली हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जॉन ऑफ अ आर्क। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोइट्री थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी। द थीफ स्टोरी, ये भी कंप्लीट हो चुका है आपका। ऑन द विक्स ऑफ द करेज स्किप हो गया। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये एक पोइट्री है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम स्टार्ट करें 1.5 जॉन ऑफ आर्क। अब जॉन ऑफ आर्क जो है ना, वो एक प्ले है। प्ले मतलब ड्रामा है। तो ये जॉन ऑफ आर्क लिखी है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने। ये 1856 से लेकर 1950 के बीच में थे। ये एक आयरिश प्ले राइटर और क्रिटिक है। ही रॉट मोर देन 60 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग द मेजर वर्क। उन्होंने अब तक 60 प्लेज लिखे हैं, और सबसे फेमस जो है उनका है मैन एंड सुपरमैन, पिगमैलियन एंड अ सेंट जॉन। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है उनके इस काम के लिए। 1925 में लिटरेचर से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ मिला इनको। तो अब ये जो प्ले है ना, ये एक्चुअली एक ही सीन है। इसमें 4 कैरेक्टर है जो अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं। अब ये सीन उस टाइम का है जब इंग्लिश एंड फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में वॉर चल रही थी। ये वॉर 1337 से स्टार्ट हुई थी एंड 1453 को एंड हुई थी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 116 ईयर्स चली थी ये वॉर, इसलिए इसको बोलते हैं हैज़ केम टू बी नोन एज अ 100 ईयर्स वॉर। अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है जॉन, वो एक लड़की है जो कि ईस्टर्न फ्रांस में बॉर्न हुई थी, और उसने फ्रेंच आर्मी को बहुत सारी जगहों पर जीत दिलाई थी। उसने वॉर में फ्रेंच आर्मी को लीड किया था, और बहुत सारी जगहों पर फ्रेंच आर्मी को जीत भी दिलाई थी। तो अब ये प्ले जो सीन चल रहा है वो उस टाइम का है जब नॉर्थर्न फ्रांस और सम ऑफ द पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट वेर अंडर द फॉरेन कंट्रोल। मतलब इंग्लैंड के कंट्रोल में थे नॉर्थर्न फ्रांस और साउथर्न वेस्ट के कुछ पार्ट। ऑलमोस्ट ये वॉर ख़त्म होने आई है, क्योंकि 1429 का सीन है। ऑलमोस्ट तो नहीं, अभी भी काफ़ी टाइम बाकी, 50 ईयर्स बाकी थे। उस टाइम पे द सिटी ऑफ अ न्यू ऑर्लियन, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज़, वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। फ्रांस ने अपने आप को काफ़ी हद तक आज़ाद कर लिया था। फ्रांस के बहुत सारी सिटीज़ पे अलग अलग लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कहीं पर इंग्लिश का कंट्रोल था, कहीं पर बर्गेंडियंस का कंट्रोल था। तो अब जो सिचुएशन है, उस टाइम पे फ्रेंच ने अपनी बहुत सारी सिटीज़ को आज़ाद कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ सिटीज़ थी जो इंग्लिश के कंट्रोल में थी, और उसमें से एक सिटी है ऑर्लियंस। द ईयर इज़ 1429, और यहाँ पर जो कैप्टन रॉबर्ट है, कैप्टन रॉबर्ट दी बेड्रिकॉट, ये मिलिट्री ऑफिसर है, और ये अभी फ़िलहाल अपने टेबल पे बैठे हुए हैं और थोड़ा सा गुस्से में है। उनके साथ में है उनका स्टीवर्ड स्टैंड्स फेसिंग हिम। अब ये गुस्से में क्यों है वो हम अभी आगे के सीन में जानते हैं। तो अब मिस्टर रॉबर्ट बोल रहे हैं, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड अ डजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर, आर दे अफ्रेड ऑफ हर। तो अब ये उस लड़की की बात चल रही है जिसके बारे में ये पूरा प्ले है, जॉन। उसको रॉबर्ट ने बोला था कि मैंने तुम्हें बोला था कि उस लड़की को बाहर फेंक दो। तुम्हारे पास 50 सोल्जर्स है जिनके पास अच्छे खासे हथियार है, और बहुत सारे डजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट है, तो तुम मेरा ये ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे हो? तुम उससे डरते हो? तो स्टीवर्ड ने बोला, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू। नहीं, हम उससे नहीं डरते हैं, हम आपसे डरते हैं। बट शी पुट्स करेज इन अस, शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। तो अभी इन्होंने जवाब दिया है कि सर, हम उससे तो नहीं डरते, हम सिर्फ आपसे डरते हैं। लेकिन वो हम में है ना एक करेज बनाती है, एक करेज मतलब एक हिम्मत जागृत करती है। वो किसी से भी नहीं डरती है। आप चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर, आप चाहो तो आप उसे डरा कर देख सकते हो। रॉबर्ट ने बोला, सीरियसली, ग्रिमली मतलब सीरियसली,
परहैप्स वेयर इज शी नाउ। तो रॉबर्ट को लगा कि यार इस तरह से कैसे बात कर रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो उस लड़की को डरा सकता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, बुलाओ उसको, कहाँ पर है वो। स्टीवर्ड, डाउन इन द कंट्री यार्ड सर। तो रॉबर्ट विंडो के पास जाता है, नीचे उनका जो खाली मैदान है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है, तो वहाँ पर विंडो में से, अपनी ऊपर की विंडो से देखता है ना। आस्क द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप। द गर्ल एंटर्स। शी इज़ अ वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 years. The squire's glare neither frightens her nor stops her. She speaks confidently. तो अभी रॉबर्ट के बुलाने पर वो लड़की जो है जॉन, वो अंदर आती है। वो एक वेल बिल्ड, मतलब अच्छी खासी लड़की है, 17-18 ईयर्स की। कंट्री गर्ल मतलब जैसे गांव की लड़कियां रहती है ना, फुर्तीली और थोड़ी हष्ट पुष्ट टाइप की, तो वैसे टाइप की है। द स्क्वायर्स ग्लैड नाइदर फ्राइटेंस हर। स्क्वायर मतलब जो आपसे ऊपर है, आपके बॉस है, जो अपर पे पोस्ट पर है। यहाँ पर लिखा है अ पर्सन ऑफ अ हाई रैंक। तो उसका जो मतलब रॉबर्ट जो था ऑब्वियसली जॉन से हायर पोस्ट पे था, लेकिन जॉन ने उसको देखकर कुछ ऐसे डर जैसा कुछ नहीं बताया ना। वो ना तो डरी, ना वो जो उसकी पोस्ट थी उसको स्टॉप कर पाई। उसने बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहना शुरू किया था। शी स्पीक कॉन्फिडेंटली। अब जॉन ने बोलना शुरू किया है। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड एन आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डाउपिन। तो अभी उसने बोला कि गुड मॉर्निंग, आपको मुझे एक घोड़ा देना पड़ेगा और एंड एक आर्मर, जो इसके लिए पहनते हैं ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो पुराने ज़माने के लोग पहनते थे आगे, शील्ड जैसा लोहे का, ताकि वो हथियार वथियार से उनको चोट ना पहुंचे। तो आर्मर इज अ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ऑफ द मेटल और अ लेदर वॉर्न इन द बैटल फॉर द सोल्जर इन द फॉर्मर टाइम्स। तो पहले के ज़माने में जो सोल्जर्स पहनते थे, मेटल का होता था या लेदर का होता था, ताकि उनको जो भी हथियार यूज़ कर रहे हैं, सामने वाला जो एनिमी है हथियार यूज़ कर रहा है, तो उससे उनको कोई हार्म ना पहुंचे उनकी बॉडी को। तो उसने क्या क्या मांगा? अ हॉर्स, एन आर्मर एंड सम सोल्जर। और उसको कहाँ जाना पे? एंड सेंड मी टू द डाउपिन। अभी ये डाउपिन कौन है? वहाँ का राजा है, फ्रांस का, जो एक सबसे बड़ा बेटा है किंग का, द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ द फ्रांस, द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हीज फादर। तो उसको उसके पास जाना है ये चीज़ बताने के लिए कि हम इन जो इंग्लैंड वाले हैं उनको यहाँ से भगा सकते हैं। तो वो हेल्प लेने जा रही है उस किंग के बेटे से, क्योंकि वही आगे जाके किंग बनने वाला है। तो रॉबर्ट ने बोला, दिस गर्ल इज मैड, वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉक हैड। तो अभी स्टीवार्ड से बोला उसने कि ये लड़की पागल है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये स्टूपिड पर्सन है। ब्लॉक हैड यानी मतलब जिसका दिमाग बंद हो, स्टूपिड। सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर वॉट शी वॉन्ट। तो अब जो उसका मैनेजर था रॉबर्ट का, स्टीवार्ड मतलब जो भी रख रखाव करता है अपने मतलब सेक्रेटरी टाइप है, तो उसने बोला कि प्लीज़ उसको एंगर मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ, और उसको दे दो जो जो भी मांग रही है वो। आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद एन ऑर्डर टू पुट यू अंडर अ लॉक एंड अ की। तो अभी जॉन ने जो हॉर्स और आर्मर वगैरह और सोल्जर्स मांगे थे, उसकी जगह पर रॉबर्ट उसको बोल रहा है कि इससे बेटर है मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास वापस भेज दूँ और उनको बोलूँ कि तुम्हें एक कमरे में ताला लगाकर बंद कर दे। जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वायर, बट इट वोंट हैपन दैट वे। यू सेड यू वुड नॉट सी मी, बट हियर आई एम। तो जॉन ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि आपको लगता है ऐसा होगा, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हैपन होने वाला है, क्योंकि आपने मुझे एक बार बोला था कि आप मुझे वापस नहीं देखना चाहते हो, बट मैं आज आपके सामने ही खड़ी हूँ, बट हियर आई एम। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो तुम ये सोच रही हो, अज्यूम करना मतलब ग्रांटेड लेना या सोचना अपनी तरफ से, कि तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर अज्यूमिंग का मतलब दिया हुआ है टेकिंग फॉर ग्रांटेड। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना कि उनको सब पता होगा, या हमने इस तरह से लिखा है तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, तो ये अज्यूम किया। जॉन, यस स्क्वायर, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रांस। तो अभी वो सबकी कॉस्टिंग बता रही है कि मुझे क्या क्या चाहिए और कितने में मिल जाएंगे। हॉर्स का कॉस्ट कितने हैं? 16 फ्रांस। तो वहाँ पे फ्रांस में ये वाली करेंसी चलती है। इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट आई कैन सेव इट इन द आर्मर। आई डोंट नीड अ ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर. I can find a soldier's armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The Doppin will give me all I needed to free Orlean. तो अभी जॉन ने बोला कि मुझे एक घोड़ा चाहिए जो 16 फ्रांस का होगा, और मुझे पता है कि ये बड़ा अमाउंट है, तो मैं काम करूँगी कि आर्मर पे थोड़ा सेव कर दूँगी। मुझे कोई स्टाइलिश या ब्यूटीफुल आर्मर चाहिए नहीं,
तो पुराने सोल्जर्स में से किसी का पुराना आर्मर होगा जो मुझे फिट आ जाए तो मैं वो ले लूँगी, और उसके अलावा मुझे ज़्यादा सोल्जर्स भी नहीं चाहिए। द डाउपिन विल गिव मी, अगर मैं जाके उनसे बात करूँगी जो राजा के बड़े बेटे हैं, तो वो मुझे ऑर्लिन को फ्री कराने के लिए जो भी मुझे चाहिए वो इजीली प्रोवाइड कर देंगे। रॉबर्ट एकदम शॉक हो गया उसके कॉन्फिडेंट पे कि एक तो मैं मना कर रहा हूँ इस लड़की को और ये कंटिन्यूअसली वही चीज़ें मांगते जा रही है और उसको इतना कॉन्फिडेंट है कि वो ऑर्लिन को फ्री करवा देगी। रॉबर्ट, टू फ्री ऑर्लियंस। जॉन, yes squire, 3 men will be enough for you to send with me. Polly and a Jack have promised to come with me. तो अभी इसने बोला कि 3 आदमी इनफ है मेरे साथ जाने के लिए, और पॉली एंड जैक 2 सोल्जर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ जाएंगे। रॉबर्ट, यू मीन मैस्योर दे पॉलिंगे। अभी ये फ्रेंच है तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है। इनका मतलब होता है मिस्टर, फ्रेंच में मैस्योर मतलब होता है मिस्टर, और जो पॉली इन्होंने बोला था ना उसका ये शायद फुल नेम है। जॉन, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर। आई थिंक जॉन गॉडसेव विल come and a Dick the archer and their servants, John of a Horncourt and a Julian. There will be no trouble for you, squire. I have arranged it all. You have only to give the order. तो अभी जो जॉन लड़की है उसने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। उसने बोला कि मेरे साथ कौन कौन आने को रेडी है, आपको सिर्फ एक बार ऑर्डर देना है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उनके साथ कौन कौन आने को तैयार है? जैक, उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना। दे विल कम विलिंगली, ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन। तो जैक जो है वो अपनी मर्जी से आ रहा है, वो बहुत अच्छा आदमी है और वो बहुत बार है ना गरीब लोगों को देने के लिए मुझे पैसे भी देता था। एंड आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम। फिर तीसरा है डिक जो एक आर्चर है जो तीर चलाता है, और उसके सर्वेंट, और जॉन जो दूसरा वाला है जॉन ऑफ हॉर्नकॉर्ट एंड जूलियन। देयर विल बी नो ट्रबल। तो इसने अपनी तरफ से सोल्जर्स भी अरेंज कर लिए हैं और उसने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्क्वायर, आई हैव अरेंज इट ऑल, आपको सिर्फ एक और ऑर्डर देना। रॉबर्ट, इज दिस ट्रू अबाउट द मैस्योर द पॉलिंगे। तो अभी उसने अपने स्टीवार्ड से पूछा वापस कि ये सही है कि वो लोग आने को तैयार है, स्पेशली ये जो मिस्टर पॉलिंगे है वो। उसने बोला यस सर, एंड अबाउट द मैस्योर दे मैच टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। तो अभी जो दूसरा इंसान है मिस्टर मैच, वो भी उसके साथ जाने को तैयार है। रॉबर्ट गोज टू द विंडो, वापस वो वहाँ पर विंडो पे जाता है, कोर्टयार्ड के यहाँ पे खड़े रह के मतलब विंडो से नीचे देखता है और चिल्लाता है, सेंड मैस्योर दे पॉलिंगे टू मी, विल यू। ही टर्न्स टू जॉन। अभी वहाँ पर कंट्री यार्ड के लोगों को बोलता है कि उसको उनके पास भेजो क्योंकि उनको बात करनी है। गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड। अभी जॉन को बोलता है कि तुम बाहर जाओ और बाहर वेट करो। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वायर, और वो उसको बोलती कि ठीक है मैं बाहर वेट करती हूँ, चली जाती। रॉबर्ट अभी अपने वो जो मैनेजर है स्टेवर्ड उसको पूछती है, गो विथ हर, स्टे विद इन अ कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, आई शैल हैव हर अप हियर अगेन। तो उसने उसको बोला कि जाओ उस लड़की पे नज़र रखो और जैसे ही मैं बुलाऊँ वापस अंदर आ जाना, आई शैल, मुझे इसकी वापस ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको वापस बुलाऊँगा। द स्टेवर्ड रिट्रीट्स हास्टली। Bertrand de Poulengy, a French guard, enters, salute and stand waiting. तो अभी वो जो मिस्टर पॉलिंगे थे वो एक गार्ड है फ्रेंच के, वो एंटर करते हैं, सल्यूट करते हैं और वहाँ पर खड़े रहते हैं। रिट्रीट हास्टली मतलब मूव्स अवे इन अ हरी। तो वो जो स्टीवार्ड था जिनको ऑर्डर दिया था स्टीवार्ड, वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। ये सब जो है ना फ्रेजेस है, फ्रेजेस मतलब अपना हिंदी में होती है ना कहावतें, वैसे टाइप की है। तो ये सबको अंडरलाइन करना जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है। शी सेज यू, अभी रॉबर्ट उसको पूछता है कि शी सेज यू जैक एंड अ डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉपिन सीरियसली? तो अभी वो जो मिस्टर पॉली, जो यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ था पॉली और यहाँ पर बताया हुआ है पॉलिंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बोला अलग हो सकता है क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है, तो बहुत सारी टीचर्स अलग अलग प्रोनाउंस करती है, सब ठीक है। आपको वैसे भी प्रोनाउंसिएशन में इसको नहीं देखना, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज़ ठीक से ध्यान देना। तो वो मिस्टर रॉबर्ट उसको पूछते हैं कि जैक और डिक ने बोला है कि वो उसके साथ जाएंगे और किस लिए? तुम सब लोग पागल हो गए हो? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉपिन सीरियसली? और तुम उसके उस पागलपंती वाले आइडिया को कि वो डॉपिन के पास जाएगी और बोले कि मुझे फ्रांस को आज़ाद कराना है और उसकी हेल्प करेगा, वो
तो तुम इस पागलपंती के आइडिया को सीरियसली ले रहे हो? तो अभी मिस्टर पॉली जो है पोंगे स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। तो उसने बोला कि इस लड़की में ना एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, कुछ तो बात है इसके अंदर, और सबको लग रहा है कि हमको एक बार तो इसका ट्राई करना चाहिए जो भी वो बोल रही है, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। ओह कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तो रॉबर्ट ने बोला पॉली तुम पक्का पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम उस लड़की की बात मान रहे हो। फिर मिस्टर पॉली बोलते हैं, अनमूव्ड मतलब बिना हिले बोलते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, डॉपिन इज अ Junon like a rat in the corner, except that he won't fight. The English will take Orleans, he will not be able to stop them. तो अभी उसने बोला कि वो जो डॉपिन है वो कहाँ पर है, किनॉन। किनॉन एक जगह का नाम है, वन ऑफ द सिटीज ऑफ द फ्रांस वेयर द रॉयल फैमिली रिसाइड। ड्यूरिंग द 100 Years War, द डॉपिन टुक रेफ्यूज टू किनॉन। तो वो यहाँ पर रेफ्यूजी में यहाँ पर छुप के रह रहा था जब लड़ाई चल रही थी ना वो 100 Years War की, तब जो रॉयल फैमिली थी राजा के लोग वो यहाँ पर रहते थे। और वो वहाँ पर कैसे रह रहे थे, जैसे एक चूहा कॉर्नर में बैठा हो, क्योंकि अभी फाइटिंग चल रही है तो ये जो रॉयल फैमिलीज है, ये जो राजा है, प्रिंस है, उनको आना चाहिए था, फाइट करना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन ये सब जाके किनॉन में जाके छुप के बैठ गए। एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑलिन। तो अभी मिस्टर पॉली ने बोला कि जो ऑलिन है उसको इंग्लैंड ऑलरेडी ले चुकी है और आगे भी उसके ऊपर अच्छे से कब्जा कर लेगी, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, द इंग्लिश विल टेक ऑलिन। तो अभी ऑलिन के कुछ पार्ट्स उनके पास है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक्सेप्ट ऑलिन, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था ना एक चीज़ कि फ्रेंच सिटीज़ वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश, द सिटीज़ ऑफ द न्यू ऑलिन, वन ऑफ द रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज़ वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। मतलब यहाँ पर कुछ सिटीज़ जो इंग्लैंड के पास थी उसमें से ही एक ऑलिन भी था, और ऑलिन को आज़ाद कराने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। फिर यहाँ पर बोला है कि द इंग्लिश विल टेक ऑलिन, पूरी तरह से ले लेंगे उसको और वापस नहीं छोड़ने वाले, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और वो यहाँ पर बैठा बैठा तो उसको स्टॉप नहीं कर सकता। रॉबर्ट, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टपिरिस, आई वॉज विथ हिम। तो उसने बोला कि उसने इंग्लैंड लोगों से लड़ाई की है, इंग्लिश वाले जो लोग हैं उसने लड़ाई भी की है, उन्होंने हराया भी है। द ईयर बिफोर लास्ट, 2 साल पहले, ईयर बिफोर लास्ट मतलब इस साल के भी पहले, और वो जगह कौन सी है, मॉन्टब्रिज, और मैं उसके साथ में था। तो अभी पॉली बोलता है बट हीज मैन आर कॉवर्ड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स। तो बोला लेकिन उसके जो आदमी है ना वो डरपोक है, कॉवर्ड मतलब फ्राइटन, डरे हुए, डरपोक, और अभी वो ऐसा कोई भी मिरेकल नहीं कर सकता है। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव अवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। और उसने बोला कि वो जो राजा बनने वाला है वो कोई जादू नहीं कर सकता है, और हमारी साइड को सेव करने के लिए ना किसी जादू की ही ज़रूरत है। रॉबर्ट, मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज़ दैट दे डोंट हैपन नाउ डेज। तो उसने बोला मिरेकल वगैरह तो ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है मिरेकल के साथ कि वो अब मिरेकल्स नहीं होते, दे डोंट हैपन नाउ डेज। पॉली, आई यूज टू थिंक सो, मैं हर जगह पॉली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा पॉलिंगे ऐसा है। आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ द मिरेकल, एनीहाउ दिस इज अवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। तो उसने बोला कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ, कुछ तो लड़की में बात है, कुछ तो बात है उस लड़की में, और आई थिंक कि वो जो लड़की है वो खुद ही थोड़ा बहुत मतलब मिरेकल है, एक इस तरह से उसका अपीयर होना, इस तरह से उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना, ये खुद ही एक में मिरेकल है। और हमको लास्ट चांस, दिस इज़ अवर लास्ट चांस, ये हमारा लास्ट चांस है, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, उसकी बात तो सुन लेते हैं, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, देख लेते हैं वो क्या कर सकती है। रॉबर्ट, वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट, वेवरिंग मतलब हेजिटेटिंग, मतलब बस हो गया, अभी तुमको सच में लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। टर्निंग मतलब अभी उसकी तरफ सामने टर्न करते हुए, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक। तो उसने बोला इसके अलावा कोई चारा है, और कुछ बचा है हमारे पास, लेट्स टेक अ चांस, तो यही चांस लेके देख लेते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, और उसके जो शब्द है उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, ये वापस फ्रेज है, हैव पुट फायर इनटू मी मतलब हैव इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड। रॉबर्ट, व्यू, यू आर एज अ मैड एज शी इज़। तो रॉबर्ट ने बोला ठीक है भाई, तुम लोग भी दोनों ही पागल हो, और तुम भी उतने ही पागल हो जितना कि वो लड़की है। ओके, अभी पॉलिन के ऑब्स्टेंटली मतलब बिना हार माने, ऑब्स्टेंटली का यहाँ पे मीनिंग दिया है इन अ स्टबबॉर्न एंड अ फर्म मैनर, मतलब बिना हार माने वो अपनी बात से को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है रॉबर्ट को। लास्ट में रॉबर्ट ने क्या बोला था कि तुम भी उस लड़की की तरह ही पागल हो। तो उसने बोला वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ,
सी वेयर द सेम वन हैव लैंडेड अस। तो उसने बोला कि हमें कुछ और पागल लोगों की ज़रूरत है। अगर मैं और वो जॉन पागल है तो ठीक है, हमें और कुछ पागल लोगों की ज़रूरत है। जुनूनी लोग, मतलब पागल इन द सेंस एकदम सैन पीपल नहीं, पागल नहीं, ऐसे जुनूनी लोग जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब किसी भी हद तक जा सके। सी वेयर द सेम वन हैव लैंडेड अस। तो देखो हमें ऐसे ही जुनूनी लोगों ने कहाँ पर लाकर रखा हुआ है। मतलब इनके हिसाब से जो इंग्लैंड वाले हैं वो इतने जुनूनी है कि पूरे फ्रांस को कब्जे में कर लिया है और यहाँ पे लाके रखा है उनको, मतलब ऐसी हालत में लाके रखा है। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर। तो रॉबर्ट ने बोला कि मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ, और अभी भी अगर तुम श्योर हो तो ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मांगे, मतलब वो पूछ रहा है कि श्योर हो। आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू किनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। तो उसने बोला मैं पक्का श्योर हूँ, मैं उसको वहाँ पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर वो राजा का जो बड़ा बेटा है वो रहता है, अगर तुम मुझे ना रोको, अनलेस यू स्टॉप मी। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विद हर। तो उसने पूछा कि तुम्हें लगता है कि एक बार मुझे और उससे बात करनी चाहिए। तो वो जो पॉलिंगे है वो विंडो तक जाता है और उसने बोलता है येस, और वो जॉन को बुलाता है अंदर, जॉन कम अप। तो वो लड़की एंटर होती है और वो ग्रेवली, मतलब एकदम सीरियसली बोलता है बी सीटेड जॉन, व्हाट इज़ योर नेम। अब रॉबर्ट उससे बात कर रहा है और फाइनली ये लास्ट जो डायलॉग्स है ये 3 लोगों के बीच में है, रॉबर्ट, जॉन और वो जो मिस्टर पॉली है उनके बीच में। हाउ ओल्ड आर यू, सॉरी यहाँ पर था, व्हाट इज़ योर नेम। जॉन, दे ऑलवेज कॉल्ड मी अ जैनी इन अ लैरन, sorry, Lauren. Here in a France, I am a John. The soldier call me the maid. तो उसने बोला कि जहाँ पे मैं रहती थी वो फ्रांस की एक सिटी है लॉरेन, वहाँ पर मुझे जैनी बुलाया जाता था, लेकिन यहाँ पे फ्रांस में आई एम अ जॉन, और जो सोल्जर है वो मुझे मेड बुलाते हैं। मेड मतलब होता है, तो सोल्जर कॉल मी अ मेड मतलब होता है नौकरानी। तो यहाँ पर सबको लगता है कि मैं सिर्फ एक काम करने वाली लड़की हूँ, नौकरानी हूँ। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू। तो उसने बोला 17। सो दे टेल मी, मुझे ऐसा ही बताया गया कि मैं 17 साल की हूँ। इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर। तो जॉन ने बोला कि मुझे अपनी एज नहीं पता है, वो 17 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सेज इज एन ईजी एज चेसिंग अ काउ। तो अभी इसने वापस एक फ्रेज यूज़ किया है, रेजिंग अ सेज। रेजिंग अ सेज मतलब जो आजू बाजू जितना भी सब अटैक्स वगैरह चल रहे हैं, सब साइड से हम घिर चुके हैं, तो इसको यहाँ से निकालना तुम्हें इतना इजी लगता है जैसे आउट ऑफ द मिडो। यू थिंक सोल्डरिंग इज एन एनीबॉडीज जॉब, और तुम्हें लगता है कि सोल्जर बनना या सोल्जर का काम करना वो किसी भी जॉब की तरह है कि कोई भी कर सकता है। आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन माई साइड, इज ऑन योर साइड। तो जॉन ने वापस कॉन्फिडेंटली बोला कि मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट है अगर भगवान हमारे साथ में है तो। रॉबर्ट, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग, हैव यू एवर सीन देम plundering, burning, turning the countryside into a desert? Have you heard no tales of their prince who is a devil himself or of the English king's father? तो अभी वो उसको डराने की कोशिश कर रहा है जॉन को। तो वो बोलता है कि क्या तुमने कभी भी इंग्लिश सोल्जर्स, जो इंग्लैंड के सोल्जर्स, उनको फाइट करते हुए देखा है? कभी भी तुमने उनको लोगों को लूटते हुए, ब्लंडरिंग मतलब लूटिंग, लूटना, बर्न जलाना, या उन वहाँ के जो भी लोग हैं उनको ख़त्म करना, और किसी भी गांव को एकदम रेगिस्तान में कन्वर्ट करते हुए देखा है? क्या तुमने कभी भी उसके वहाँ के प्रिंस के बारे में सुना है जो खुद ही अपने आप में एक शैतान है, या फिर वहाँ के इंग्लिश किंग के फादर के बारे में सुना है? क्योंकि रॉबर्ट को ऐसा लगता है कि जॉन सिर्फ ऐसे ही बोल रही कि हाँ ठीक है, जोश में है, मैं कर लूँगी, मैं इंग्लिश मैन को भगा दूँगी वगैरह। तो अभी रॉबर्ट उसको डराने की कोशिश कर रहा है कि क्या कभी भी तुमने उन लोगों को देखा है कि वो कितने डेंजर है, किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह के शैतान लोग हैं वो। जॉन, you do not understand, Squire. Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins. Fighting only to save their skins. Save their skins मतलब अपनी लाइफ बचाना, to save their lives. तो अभी जॉन ने बोला कि रॉबर्ट, आप अभी तक समझे नहीं हो, हम हमेशा हारते हैं, हमारे सोल्जर्स हमेशा हारते हैं क्योंकि वो किस लिए फाइट कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज़ टू रन अवे, और सबसे ईजी रास्ता है अपनी ज़िंदगी को बचाना मतलब भाग जाना। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, लेकिन मैं उनको सिखाऊंगी कि देश के लिए कैसे लड़ते हैं। और जब हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, किसी जुनून के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं ना, तो हम पीछे कभी नहीं हटते। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शिप, तो वो मतलब जब वो फ्रांस के लिए लड़ेंगे हमारे सोल्जर, तो वो इंग्लिश सोल्जर्स को भेड़ों की तरह भगा देंगे वहाँ से। यू एंड पॉली विल
to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of a France. तो उसने बोला कि आप और पॉली वो दिन देखेंगे, उस दिन तक जिंदा रहेंगे जब एक भी इंग्लिश सोल्जर फ्रांस में नहीं होगा. रॉबर्ट, this may all be nonsense, Polly, but the troops might just be inspired by it through nothing, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the Doppin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put into anybody. तो अभी रॉबर्ट ने फाइनली हार मान ली है, वो एग्री हो रहा है जॉन के लिए. तो रॉबर्ट ने बोला कि दिस मे ऑल बी नॉनसेंस, मुझे पता है कि ये सब नॉनसेंस है. पॉली जो उसके साथ था ना अभी तक, पॉलिंग्रे, तो उससे बात कर रहा है. बट द ट्रुप्स मतलब होता है जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं. तो सोल्जर्स लिखने की जगह पर यहाँ पर ट्रुप्स वर्ड यूज़ किया है. द ट्रुप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट थ्रू नथिंग दैट वी से सीम्स टू बी. तो मुझे लगता है कि जो सोल्जर्स है वो शायद इसकी बातों से इंस्पायर हो जाए, क्योंकि अभी इसने एक अच्छा खासा डायलॉग बोला था कि हम तब हारते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं, अगर हम अपने देश के लिए लड़ेंगे तो हम कभी नहीं हारेंगे. तो रॉबर्ट ने बोला कि हो सकता है कि सोल्जर्स का जो ट्रुप है वो इससे इंस्पायर हो जाए, वो शायद इसकी बातों की वजह से फाइट करे या उनके अंदर कोई आग पैदा हो, क्योंकि हमारी किसी भी बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. इवन द डॉपिन माइट बिलीव इट, क्योंकि डॉपिन ने भी अब तक हार मान ली है कि हम इंग्लैंड के लोगों से नहीं जीत सकते. और अगर वो इफ़ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, शी कैन पुट इनटू एनीबॉडी. तो अगर जो जॉन है वो डॉपिन में जाकर ये फाइट के लिए वापस उसको एग्री कर सकती है कि हम लड़ना चाहते हैं, हम लड़ेंगे, तो वो किसी में भी ये वापस से इच्छा जागृत कर सकती है कि हम लड़कर जीत सकते हैं. अब यहाँ पे हुआ क्या है, इंग्लैंड ने फ्रांस को कैप्चर करके रखा है और फ्रांस पूरी तरह से हार मान चुका है. फ्रांस का राजा जो मतलब बनने वाला जो राजा है वो भी हार मान चुका है. तो जॉन उनमें वापस आशा जगाना चाहती है कि हम जीत सकते हैं. रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, now you listen to me and don't cut in before I have a time to think. Your order are that you are to go to Chinon under the escort of this gentleman and 3 of his friends. तो रॉबर्ट ने बोला कि मैं बात कर रहा हूँ भी, मैं जो भी बोल रहा हूँ सुनो, बीच में काटना मत मेरी बात को. आई हैव टाइम टू थिंक, और मुझे इतना टाइम देना भी मत कि मैं उसको वापस सोचूं, इस बारे में सोचूं. अभी मेरा ऑर्डर है कि तुम जाओ वहाँ पर और ये जो जेंटलमैन है मिस्टर पॉली उसको लेकर जाओ और उसके 3 फ्रेंड को भी लेकर जाओ. जॉन रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स, ओह थैंक यू स्क्वायर. तो फाइनली रॉबर्ट ने उसकी बात मान ली. तो जॉन के चेहरे पर एक चमक आ जाती है. रेडियंट मतलब चमक, खुशी. क्लैस्पिंग हर हैंड मतलब दोनों हाथ को ऐसे एक दूसरे में बांधते हैं ना, जकड़ते हैं. ओह थैंक यू स्क्वायर, जैसे हम लोग प्रार्थना करने के लिए कभी कभी हाथ जोड़ने के साथ ऐसे एक दूसरे में फिंगर्स फंसा लेते हैं ना, तो वैसे ही वो दोनों हाथ को जोड़कर इस तरह से थैंक यू बोल रही है. हाउ इज़ शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रिजेंस. तो अभी जो पॉलिंगे है उन्होंने रॉबर्ट को पूछा कि ठीक है आपने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ये क्या बोलकर वहाँ पर जाएगी, रॉयल प्रिजेंस में क्या बोलेगी, किस तरह से जाएगी. रॉबर्ट, आई डोंट नो हाउ डू शी गेट इन टू माई प्रेजेंस. आई विल सेंड हर टू किनॉन एंड शी कैन से आई सेंड हर, देन लेट कम वॉट मे, आई कैन डू नो मोर. तो पहले तो रॉबर्ट ने बोला मुझे नहीं पता. हाउ डिड शी, तो वो मेरे सामने कैसे आई, वैसे ही वो चाह रहे तो रॉयल प्रेजेंस में भी जा सकती है, मतलब राजाओं के यहाँ पर भी जा सकती है, रॉयल फैमिली के यहाँ पे. आई विल सेंड, तो फिर लेकिन बाद में थोड़ा शांत हुआ और उसने बोला कि ठीक है मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ इसको. और वो बोल सकती है कि मैंने उसको भेजा है, क्योंकि ये जो रॉबर्ट है वो बड़े पोस्ट पे है और वहाँ पर राजा को बोल सकते हैं कि मिस्टर रॉबर्ट ने मेरे को भेजा है. लेकिन उसके बाद लेट कम वॉट में, मतलब बाद में मुझे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी होता रहे, आई कैन डू नो मोर. तो लेट कम वॉट में का मतलब है लेट एनीथिंग हैपन, मतलब उसके बाद जो होना है हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना है उससे. अभी जॉन ने पूछा एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर. तो अभी जॉन ने पूछा कि ड्रेस का क्या, मुझे एक सोल्जर की ड्रेस मिलेगी. टेक व्हाट यू प्लीज़, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट. तो उसने बोला कि तुम्हें जो चाहिए लो, मैं यहाँ से अपने हाथ हटा रहा हूँ. वॉश माई हैंड्स मतलब मैं अब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, मैंने अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिया, अब तुम्हें जो करना है करो, मैं इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, मैं इस पूरे काम से अपने हाथ पीछे कर रहा हूँ. जॉन वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली, शी डैश्ड आउट. तो अभी जॉन को बहुत खुशी हुई कि फाइनली उसने रॉबर्ट को मना लिया कि वो जाएगी वहाँ पर. तो अपनी सक्सेस पे बहुत एक्साइटेड थी और उसने पॉली को बोला कि चलो चलते हैं. रॉबर्ट शेकिंग पॉली's हैंड, तो लास्ट में रॉबर्ट मिस्टर पॉली का हाथ शेक कर रहा है लास्ट में और गुड बाय बोल रहा है. गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, फ्यू अदर मैन
मैन वुड हैव डन इट बट एज यू से देयर इज़ समथिंग अबाउट हर। तो अभी रॉबर्ट ने बोला कि मैं बहुत बड़ा चांस ले रहा हूँ, तुम में से कुछ आदमियों को लगता है कि ये कर सकती है, देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, तो ठीक है ट्राई करते हैं। येस देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। तो यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। मिस्टर पॉली भी रॉबर्ट को गुड बॉय बोल देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये जो जॉन लड़की है उसके अंदर कोई तो बात है, शायद वो फिर से लड़ने का जज्बा जगा सकेगी। तो फाइनली गुड बाय और यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो जाता है। इसमें सिर्फ एक नॉर्मल मतलब 2 या 3 सीन थे, जिसमें फर्स्ट सीन में स्टीवर्ड रॉबर्ट से बात करता है, स्टीवार्ड, उसके बाद में रॉबर्ट से जॉन लड़की से बात करता है, फिर पॉली आता है, एक ही कमरे का सीन चल रहा है, उसी कमरे के सीन में ये सारी पूरी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। तो फाइनली इस प्ले से ये समझ में आया कि ये जो लड़की है जॉन, उसमें इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने फाइनली रॉबर्ट को मना लिया। मतलब हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी वुमेन्स हुई है जिसमें कॉन्फिडेंट देखा गया है, तो उसी को बताने के लिए ये छोटी सी एक प्ले टाइप यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, अब आप लोगों का होमवर्क जो है पेज नंबर 21 पर, आप लोग को ये चैप्टर भले ही स्किप कर दिया हो, लेकिन मैंने पहले बोला था कि ग्रामर और राइटिंग स्किल आने वाला है इसमें से। तो पेज नंबर 21 पर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9, स्टोरी लिखनी है। डेवलप अ स्टोरी सुटेबल टू द कंक्लूजन एंड गिवन बिलो, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो अभी स्टोरी है किस बात पे? एंड सो विथ टीयर्स ऑफ अ जॉय एंड अ प्राइड द 10-year-old संयोगिता मोरे रिसीव्ड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो अभी ये छोटी सी स्टोरी लिखनी है कि इस 10 साल की लड़की ने क्या किया रहेगा कि उसको ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला। तो आपको एक छोटा सा बताना है कि उसने किस तरह से नहीं, तो उसने या फिर अपने स्कूल में फायर लग गई तो बच्चों को बचाया, या कुछ ऐसा किया कि फाइनली उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला। तो ये सोचकर यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे तो भी चलेगा, स्टोरी लिख के देना। और अब लास्ट चलते हैं आपके वाले होमवर्क पर, जो है पेज नंबर 189 पर। क्वेश्चन टैग्स दिए थे मैंने, एड अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब हम एक सेंटेंस बोलकर वापस कंफर्म करते हैं ना उससे कि ऐसा करोगे तुम, तो आपको फुल सेंटेंस वापस लिखना है, कॉमा लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये वेयर है, ये है, एम है, वॉज है, तो वो वाले वर्ड्स लिखने हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, नॉट है तो नॉट नहीं लगाना है। एंड लास्ट में वापस हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो डेला लिफ्ट अप, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं बट ईडी फॉर्म है, मतलब क्या होता है, डिड। तो डेला लिफ्ट अप डिडंट शी। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम, यहाँ पर डबल एल मतलब क्या होता है, विल। तो यू विल हैव टू लुक एट द टाइम, वोंट यू। दे वेर एक्सपेंसिव कॉम, तो यहाँ पर वेयर था और नॉट नहीं था, तो वेरेंट दे। आई जस्ट हैड टू डू इट, डिडंट आई। आई एम स्टिल प्रिटी, तो एमेंट तो नहीं लगता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आरंट आई। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉमा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिव इट टू मी क्विक, वोंट यू। There was clearly nothing to do. Wasn't there? There was clearly nothing to do. वहाँ पर करने जैसा कुछ भी नहीं था। Nothing मतलब ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस आ चुका है, फिर वापस रिकन्फर्म करें, था क्या वहाँ पे। Was there? My hair grows fast. मेरे बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। Doesn't it? बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ग्रोस, एस था ना, तो एस के आगे हम क्या लगाते हैं, डस। तो डजंट इट। लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे, शेल वी। तो हम अपने क्रिसमस प्रेजेंट को साइड में रख देते हैं, साइड में रख दे, कन्फर्म, शेल वी। शी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग अ साइलेंट प्रेयर, डिडंट शी। उसको एक मन में धीरे धीरे प्रेयर बोलने की आदत थी उसको, कन्फर्म कर रहे हैं हम लोग, डिडंट शी। और नॉट नहीं लगा था ना पूरे सेंटेंस में। तो ये आपका क्वेश्चन टैग। आमिर और त्रिशन के सब करेक्ट थे, बाकी जिसके जहाँ पे रॉन्ग है प्लीज़ वापस रीराइट कर लेना। एंड इंग्लिश का होमवर्क एंड इवन हिंदी, साइंस, सबका होमवर्क मुझे 10 बार रिमाइंडर क्यों देना पड़ रहा है आप लोगों को। आमिर के अलावा कोई भी टाइम पे होमवर्क नहीं भेज रहा है, तो प्लीज़ टाइम पे होमवर्क सेंड करो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आंसर्स बता सकूँ। ये आंसर्स है, ठीक से देख लेना।